तो सोचिए, क्या होता है जब दशकों का तजुर्बा एक नई पीढ़ी की तेज तर्रार सोच से टकराता है। आज हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। ये बहस हुई थी एक जाने-माने एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और देश के 10 टॉप यूनिवर्सिटीज के कुछ बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स के बीच। ये कोई छोटी-मोटी बहस नहीं थी, पूरे 2 घंटे चली, पर हम इसके सबसे जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तो मॉडर्न इंडिया को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों की सीधी टक्कर थी। बहस की शुरुआत ही योगेंद्र यादव के इस एक चौंकाने वाले बयान से हुई। उन्होंने कमरे में बैठे छात्रों को देखा और कहा, ये लगभग एक अलग देश है, ये भारत नहीं है। इसी एक लाइन ने पूरी बहस का टोन सेट कर दिया। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी वैचारिक खाई का इशारा था। पर आखिर वो ऐसा कह क्यों रहे थे, चलिए समझते हैं। तो देखिए, मंच कुछ ऐसा था। एक तरफ थे योगेंद्र यादव, जिनके पास दशकों का जमीनी अनुभव है, और दूसरी तरफ थे भारत के सुपर सुपर एलीट कहे जाने वाले संस्थानों के 10 छात्र। यहां मकसद किसी को हराना या जिताना नहीं था, बल्कि देश के कुछ सबसे मुश्किल और बड़े सवालों पर आमने सामने की टक्कर थी। जो पहला और सबसे बड़ा टकराव हुआ, वो भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरों को लेकर था: पहचान, भाषा और प्रतिनिधित्व। इन मुद्दों पर बहस ने यह साफ कर दिया कि भारत का असल मतलब क्या है। इस पर दोनों पक्षों में एक बुनियादी असहमति है। बात शुरू हुई भाषा से, जो बहुत दिलचस्प थी। छात्रों का मानना था कि इंग्लिश ग्लोबल मौके पाने और कोडिंग जैसी स्किल्स के लिए एक जरूरी टूल है। लेकिन यादव का जवाब इस बहस को एक नया ही मोड़ दे देता है। उन्होंने बार बार साफ किया कि दिक्कत इंग्लिश सीखने में नहीं है, बल्कि हर विषय को इंग्लिश में ही पढ़ाए जाने की जबरदस्ती में है। उन्होंने इसे एक शैक्षणिक बर्बरता तक कह दिया। मतलब सीखना और माध्यम बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं से ये बहस हमें सीधे जाति और आरक्षण के नाजुक मुद्दे पर ले आती है। सवाल ये उठता है कि क्या मेरिट यानी कि योग्यता समाज की असलियत से अलग कोई चीज हो सकती है? योगेंद्र यादव ने इसका जवाब कुछ ऐसे आंकड़ों से दिया जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। सबसे पहले यादव ने देश की असल तस्वीर सामने रखी। उनके हिसाब से भारत की लगभग 70 से 80% आबादी एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आती है। यह है हमारे देश की जमीनी हकीकत। और फिर आया वो आंकड़ा जिसने सबको चौंका दिया। उस बहस में मौजूद 10 छात्रों में से एक भी, जी हां, एक भी छात्र इन समुदायों से नहीं था। 0। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी था कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, उनके बीच कितनी बड़ी खाई है। और यही यादव का मुख्य पॉइंट था। देश को कैसे चलाया जाए, इस पर भी एक बड़ा टकराव दिखा। छात्रों का तर्क था कि सेंट्रलाइजेशन यानी एक मजबूत केंद्र सरकार तेजी से काम करती है और उसके नतीजे भी दिखते हैं। दूसरी तरफ यादव ने फेडरलिज्म यानी संघवाद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा, कि यहाँ हर फैसला दिल्ली से नहीं हो सकता। क्षेत्रीय जरूरतों और विविधताओं का सम्मान करना ही होगा। अब आते हैं दूसरे बड़े टकराव पर, जो सीधे सीधे पॉलिसी से जुड़ा था। ये बहस थी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर। और ये बहस असल में किताबी तर्क और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के बीच की लड़ाई को दिखाती है। तो ये एमएसपी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से किसानों को एक गारंटी है कि अगर बाजार में उनकी फसल के दाम बहुत ज्यादा गिर भी जाएं, तो भी उन्हें एक तय न्यूनतम कीमत तो मिलेगी ही। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अब स्टूडेंट्स ने अपने तर्क रखे, और वो भी पूरे आंकड़ों के साथ। उनका कहना था कि एमएसपी की वजह से सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता है, पंजाब जैसे राज्यों में पानी का संकट और गहरा हो गया है, और इसका फायदा तो देश के सिर्फ 8% बड़े किसानों को ही मिलता है। लेकिन यादव ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने समझाया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो एमएसपी को सरकारी खरीद से जोड़कर देखते हैं। उनका प्रस्ताव ये नहीं था कि सरकार सब कुछ खरीदे, बल्कि ये था कि सिर्फ 2 नहीं, 23 फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी हो, और उसे लागू करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी टकराव की, जो सीधे राजनीति के दिल में उतरता है: आदर्शवाद बनाम व्यवहारिकता। मतलब सिद्धांतों पर टिके रहना जरूरी है या प्रैक्टिकल होना। ये बहस एक एक्टिविस्ट के चुनावी राजनीति के मुश्किल रास्तों पर चलने के अपने तजुर्बे पर केंद्रित थी। ये स्लाइड योगेंद्र यादव के राजनीतिक सफर की एक झलक देती है।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनाना, फिर स्वराज इंडिया और हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना। उनके इन्हीं बदलते राजनीतिक कदमों ने छात्रों को यह सवाल पूछने का मौका दिया कि उनकी असली राजनीतिक विचारधारा क्या है। अपनी चुनावी नाकामियों पर यादव का जवाब बहुत सोचने वाला था। उन्होंने कहा, जिसके पास बहुत सारा पैसा ना हो उसके लिए राजनीति में आना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी हार को व्यक्तिगत ना बताकर भारतीय राजनीति की एक बड़ी सच्चाई से जोड़ दिया, पैसे का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो इस पूरी बहस से हमें मिला क्या? सच तो यह है कि यहाँ कोई जीता या हारा नहीं, बल्कि इस टकराव ने भारत के भविष्य के लिए कुछ बहुत ही जरूरी और अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, देश को आखिर चुनना क्या चाहिए? एक केंद्रीकृत सरकार जो तेजी से काम करे, या एक ऐसी व्यवस्था जो हर क्षेत्र और आवाज को प्रतिनिधित्व दे? ये वही फेडरलिज्म वाली बहस है। दूसरा सवाल, क्या इंग्लिश भाषा सच में सबके लिए मौके बना रही है, या फिर ये समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को तरक्की की दौड़ से चुपचाप बाहर कर रही है? और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल सवाल है, जो लोग नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं उन्हें अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए या फिर सत्ता में आने के लिए प्रैक्टिकल समझौते कर लेने चाहिए? और अंत में योगेंद्र यादव ने छात्रों को और शायद हम सभी को एक गहरी दार्शनिक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर आपके पास विशेषाधिकार है तो आपका एक ही कर्तव्य है, इस बात को लेकर हमेशा सचेत रहना कि आप विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये एक इतना शक्तिशाली विचार है जो राजनीति से भी कहीं आगे जाता है और हम सबको अपनी अपनी जगह पर सोचने के लिए मजबूर करता है।